हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी सुपर डुपर ईवीएस क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को। जैसे कि आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि केवीएस ने अपना एक डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें ईवीएस के कुछ टॉपिक्स हैं। ईवीएस आपकी 20 मार्क्स की आती है। अगर मैं केवीएस पीआरटी की बात करूं तो उसमें उसने अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से। तो जैसे हिस्ट्री से नेशनल मूवमेंट था, वो हमने कर लिया है। सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो हमने कर लिया है। सेंसस कर लिया है। आपका 5 ईयर प्लान हो गया है, लोकसभा, राज्यसभा। और उसके बाद टॉपिक आता है हमारा प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जी। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। आप एक पोस्ट, एक पद के बारे में बात कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये लिखा है 52, आर्टिकल 52 में। ठीक है, एंड फ्रेंड्स मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे बता दूं कि आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सारे पता होने चाहिए। इसीलिए मैंने वीडियो के लास्ट में, जब हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो लास्ट में प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे लाइन से लिख दिए हैं। तो उसको अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार इसकी और फिर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ सिंपल से लिखा है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 जो कि संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है, उसमें जो सबसे पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 52, उसके अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट। तो ये चीजें आप अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है जी, बिल्कुल आ सकता है सेम क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड आज का। हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? अगेन स्टार क्वेश्चन, सुपर स्टार क्वेश्चन। राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग ले सकता है? क्या आप ले सकते हैं भाग? क्या मैं ले सकता हूं? कौन ले सकता है? ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला देखते हैं ऑप्शन क्या है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, कि संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य ले सकते हैं। फिर कहा गया है कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, जो आपकी विधानसभा होती है, राज्यसभा, राज्य की जो विधानसभा होती है, उसके निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? उसके बाद है मेंबर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सदस्य हैं। जितने भी केंद्र शासित प्रदेशों के आपके उपराज्यपाल वगैरह जितने भी हैं वो सभी ले सकते हैं क्या? सभी केंद्र शासित प्रदेशों के ले सकते हैं क्या? और लास्ट में आता है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ABC, यानी कि तीनों। ये हर कोई आदमी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकता है। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, इसका आंसर यहां पे सिर्फ ए है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ले सकते हैं, मनोनीत नहीं ले सकते। जो नॉमिनेटेड होते हैं वो नहीं ले सकते, जो इलेक्टेड होते हैं वो ले सकते हैं। तो राज्यसभा के भी ले सकते हैं, लेकिन मनोनीत नहीं ले सकते। मनोनीत आते ही ये कट गया। इसके बाद यहां पे लिखा है सभी केंद्र शासित प्रदेश, तो सभी नहीं ले सकते, सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी इनके ले सकते हैं। दिखा देता हूं मैं आपको एक्सप्लेनेशन में। तो इसलिए इसका आंसर डी ना होके ए हो जाएगा। ये देखिए यहां पे राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधायिका के निर्वाचित सदस्य और केवल दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। यानी कि जितने आपके 28 स्टेट्स हैं उनके जितने भी निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं वो ले सकते हैं। आपके दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने सदस्य हैं वो पार्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। और दिल्ली और पुदुचेरी के जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, इसको नोट्स में अच्छे से लिख लेना। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन कौन कौन ले सकता है वो यही है, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज में, सारे स्टेट के जितने भी हैं, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट? यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें 35, मतलब कि 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 वर्ष की आयु चाहिए आपको। उसके बाद है ही शुड बी एलिजिबल टू इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना जाना ये होना चाहिए कि वो जो है वो सिर्फ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के सदस्य जरूर होने चाहिए। फिर आता है कि मस्ट बी ए इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। और उसके बाद है ओनली A and C।
तो भाई इसका आंसर तो आप सिंपली कर सकते हैं मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा। एक तो सबको पता होगा कि प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें 35 ईयर्स एज चाहिए होती है मिनिमम, ठीक है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा में जाने के लिए 30 वर्ष की, सॉरी राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष की और लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष की। तो सिंपल सा याद कर लेना, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30 और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35। ये सही है, ए सही है इसका। क्या बी सही है? नहीं, बी सही नहीं है। यहां पे कहा है कि राज्यसभा का जरूर होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। नहीं जी, वो राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, वो राज्य विधानसभा का भी हो सकता है, और वो यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुडुचेरी का भी हो सकता है। तो ये गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। सी सही है, मस्ट बी ए सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल ए और सी, यानी कि 35 वर्ष की आयु और वो एक जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है जी, ये प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशंस है। देखिए यहां लिखा है, टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैंडिडेट मस्ट बी अ 35 ईयर्स ओल्ड, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड बी एलिजिबल टू इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। यहां पे लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य होना चाहिए। ठीक है, कि वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकता है, ऐसा होना चाहिए। तो वो सिंपल सी, वो सारे लोग लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूं। अगर 25 साल से ज्यादा हूं, मेरी एज है, तो मैं लड़ सकता हूं। लेकिन यहां पे स्पेसिफाई की हुई है अलग से, एज कितनी प्रेसिडेंट के लिए? 35। तो भैया ये इसका आंसर होगा। ये भी अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना। आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यहां पे ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। Elected and nominated members of the state assembly participate in the presidential election. क्या ये सही है या गलत है? रोंग बताना है यहाँ पे कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित और नामित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। यही गलत हो गया मेरे हिसाब से। तो ए ही इसका आंसर है ना, ए ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि नॉमिनेटेड जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद भी हम पढ़ लेते हैं, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गलत है, तो गलत तो पहला ही वाला गलत हो गया। उसके बाद भी पढ़ लेते हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सही है। संघ की जो कार्यकारिणी है उसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी शामिल है। ये चीज सही है। इम्पीचमेंट मे बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है। And Article 56 envisages the tenure of the president, यानी कि अनुच्छेद 56 जो है उसमें भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय की परिकल्पना की गई है। जी बिल्कुल, मैंने बताया था ना आपको, आर्टिकल्स भी सारे पता होने चाहिए, और वो आर्टिकल्स आपको मैं लास्ट में दे दूंगा सारे, तो उनको अच्छे से देख लेना प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो 56 आर्टिकल में बिल्कुल सही है कि जो राष्ट्रपति के कार्यालय है उसकी परिकल्पना की गई है उसमें। तो भैया सिंपल सा इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि ए में यहां निर्वाचित नामांकित आ गया, निर्वाचित नहीं नामांकित, नॉमिनेटेड आ गया, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। तो ये गलत हो गया ए ऑप्शन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या पूछा है? रॉन्ग पूछा था। यहां पे देखिए, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, देखिए ये लिखा हुआ है ना, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली पार्टिसिपेटेड इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेटेड। मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते, किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है अपने को। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? इनमें से कौन सा आर्टिकल है वो कौन सा नहीं मिल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है, कौन सा अनुच्छेद मेल नहीं खाता है, कौन सा आर्टिकल? देखिए आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बताया गया है क्या? अनुच्छेद 54 में क्या राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बताया गया है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अनुच्छेद 55 में क्या राष्ट्रपति चुनाव का जो तरीका है उसके बारे में बताया गया? हाँ जी बिल्कुल सही, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 60 पे, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि अनुच्छेद 60 में क्या राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लाई जा सकती है? जी नहीं, 61 होना चाहिए, यहाँ पे 61 में लाया जा सकता है। जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो 61 वे में लाई जा सकती है। अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61, यानी कि इसका आंसर हो गया सी। सिंपल सा, यहाँ पे क्या लिखा है? इज नॉट मैच्ड।
तो ये मैच नहीं कर रहा है, आर्टिकल 60 नहीं 61 होना चाहिए, और आर्टिकल 21 बिल्कुल सही है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो बताई गई है आर्टिकल 123 में, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा सी। ओके जी, क्योंकि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 61 में, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल 60 इज रिलेटेड टू ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि आर्टिकल 60 जो है वो भारतीय राष्ट्रपति की शपथ और पुष्टि से संबंधित है, ना कि इंपीचमेंट से। इंपीचमेंट से क्या है 61। तो ठीक है, ये सारे जो हैं आप साथ साथ में भी लिख सकते हैं, और मैंने लास्ट में आपके अलग से भी लिख दिए हैं, ठीक है, पर नोट्स में ये सारे आपके होने चाहिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6th फटाफट। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन envisages that there shall be an attorney general of India? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहा गया है आपका आर्टिकल 76 में। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि आर्टिकल 72 से लेकर 78 तक जो है आपकी संघ की कार्यकारिणी जो है उसके बारे में बताया गया था। तो उसमें 76 आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि इंडिया में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब इंडिया में जो है महान्यायवादी होगा, जैसे कि 52 आर्टिकल में कहा गया था कि भारत का राष्ट्रपति होगा। तो ध्यान रखना है आपको, अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है कि किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत में जो है एक अटॉर्नी जनरल होने चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने यहां पे लिख दिया है कि अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत के पास एक महान्यायवादी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वैकेंट? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपरस्टार क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है? क्या रिक्त हो सकता है? ऐसा भी है, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है? तो ए ऑप्शन है ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, यानी कि उनके कार्यालय की समाप्ति पर, ठीक है, बाय हिज रेजिग्नेशन, उनके इस्तीफे से, ठीक है, ओनली ऑन द कमेंसमेंट ऑफ इंपीचमेंट इन राज्यसभा, केवल राज्यसभा में महाभियोग के प्रारंभ पर, या केवल ए और बी, यानी कि सिर्फ एक्सपायरी और रेजिग्नेशन पे। तो मैं आपको बता दूं जो इसका आंसर है वो है डी, ओनली ए एंड बी। ठीक है, राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी जो है महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा में अगर महाभियोग प्रारंभ होगा और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है और फिर राष्ट्रपति हटते हैं तो ही नहीं, वो राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है। तो यहाँ केवल राज्यसभा लिख दिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इस्तीफे से हो सकता है उनके, बिल्कुल सही है, उनके कार्यालय की समाप्ति पे हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो उसका आंसर हो जाएगा डी। और यहां पे मैं आपको बता देता हूं, देखिए, राष्ट्रपति का पद निम्नलिखित तरीकों से रिक्त होगा: कार्यालय समाप्त होने पर, देख लिया, ध्यान से देख लेना, और ये ध्यान से अपनी चीजें अपने नोट्स में लिख लेना। उसके बाद त्यागपत्र देने पर, यानी कि रिजाइन देने पे, और संसद में महाभियोग प्रक्रिया पूरा करने पर, यानी कि वो लोकसभा से भी हो सकती है और राज्यसभा से भी हो सकती है, जब वो प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट हो जाए इंपीचमेंट का, तब। तो 3 तरीके हैं: कार्यालय समाप्ति पर, रेजिग्नेशन यानी कि त्यागपत्र पर, और संसद की जो आपकी पार्लियामेंट की जो आपकी इंपीचमेंट प्रोसेस है उसके कंप्लीशन पर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है। ये बात सही है या गलत है? कितने लोगों को पता है? मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गलत नहीं है। उसके बाद है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ एससीज एंड एसटी। राष्ट्रपति एससी और एसटी की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है। जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। क्या संसद जो है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है? नहीं जी, ये गलत हो गया, यानी कि इसका आंसर सी हो गया, ये चीज गलत होगी। प्रेसिडेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया, नॉट पार्लियामेंट। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डी देख लेते हैं फिर भी, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूजेस द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का अध्यक्ष चुनता है, ये चीज भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। इनकरेक्ट, नोट करेक्ट कौन सा है? वो सी है, वो पार्लियामेंट नहीं है, इसकी जगह प्रेसिडेंट होना चाहिए।
ठीक है, अगर प्रेसिडेंट होता तो ये सी भी सही हो जाता। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, देखिए यहां पे लिखा है भारत का राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। चलिए आज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में मेंशन है? निम्नलिखित में से किसमें राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, और ये है आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में आपके नेशनल इमरजेंसी के बारे में लिखा है। आर्टिकल 352 बताता है कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो आ सकती है। देखिए यहां पे लिखा है अनुच्छेद 352 में देश में राष्ट्रीय आपातकाल की परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाना है देश में या जो भी होना है वो आपका आर्टिकल 352 में लिखा है। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन। जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल कहां की जा सकती है? केवल लोकसभा में की जा सकती है, केवल राज्यसभा में, या इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में, या सुप्रीम कोर्ट में? बताओ भाई इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर मैं दे चुका हूं, बातों बातों में बता चुका हूं। अगर आप इसका भी गलत करेंगे यानी कि आप ध्यान से नहीं सुन रहे भैया। इसका आंसर है सी, संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां से स्टार्ट किया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है जी, ये हो गए हैं आपके आज के 10 क्वेश्चन। और दोस्तों मेरे को नीचे बताओ एक बार कमेंट करके कितने क्वेश्चन आपको इनमें से आते थे 10 में से। देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। बताओ भाई 10 में से कितने आए हैं, कितने आपको पता थे? देखें, आपको राष्ट्रपति हमारे जो देश के सबसे सुप्रीम व्यक्ति हैं, जिन्हें प्रथम व्यक्ति भी कहा जाता है, देखते हैं आपको उनके बारे में कितनी नॉलेज थी, बताओ नीचे। और साथ साथ में ये भी बताना कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपको कैसे लगे, क्या इनको और इंप्रूव किया जाए, या आपको टफ लगे या बिल्कुल एग्जैक्ट लगे कि हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसी ही सीरीज जो है बरकरार रखें। ठीक है, देखिए कोशिश पूरी रही कि आज भी आपके 17 मिनट में आपका टाइम ना खराब करते हुए जितना मैं आपको कंटेंट दे सकता था वो मैंने आपको प्रोवाइड किया। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स इट। अब मिलेंगे मॉर्निंग अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।